और इसको हम प्रोपोगेशन कहते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें ये जो कण है, ये कण आगे की तरफ नहीं जा रहे, कण की जो गति है वो सीमित है, बहुत सीमित है, वो उसका दाब हो रहा है और फिर से वो उसका विचरण हो रहा है। ठीक है, तो ये जो क्रिया है, जो उसका की घनता जो है, दाब जो बढ़ रहा है घट रहा है, वो आप किसी भी छोटे हिस्से में देखेंगे यही होता है, लेकिन अलग अलग समय पे ही होता है। वो चूंकि ये अलग अलग समय पर हो रहा है, तो आप तक आवाज पहुंचने में कुछ समय लगने वाला है। तो पहले जो चित्र बनाया था वो एक स्थिर चित्र था, एक स्थिर स्थिति का चित्र था। जब ये आवाज या ध्वनि का जब प्रसारण में होता है तो उसमें थोड़ी देर बाद ये सारे जो उतार चढ़ाव जो है उनको आगे चलने में थोड़ा समय लगता है। अब किसी को ये लग सकता है, किसी को यह लग सकता है कि इसमें हवा खुद यहाँ से वहां निकल रही है। जैसे मैंने कुछ बोला तो यहाँ से हवा निकल के आपके तक पहुंच गई, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है। इस बात को समझने के लिए हम एक प्रयोग करने वाले हैं। सबको देने के लिए शायद समय नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलो ठीक है, हर कोई अब ये गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा तो अभी पंखे बंद कर दीजिए, पंखे बंद किए बिना ये होगा नहीं। तो ये गुब्बारा जो है, ये गुब्बारा वो रिमोट से बंद करना ज़्यादा आसान होता। हाँ नहीं मैं भी यहाँ ठीक बन के मुझे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो ये गुब्बारे जो है ना, ये गुब्बारे हमारे लिए आवाज़ के डिटेक्टर है। मतलब ये जो आवाज़ जो लहरें जो बनती है उसके डिटेक्टर मतलब काम ही है, बिल्कुल है। लेकिन हम ये जो प्रयोग करने जा रहे हैं उसमें सुनने से ज़्यादा कंपनों पे ध्यान देने वाला। ठीक है, सुनना भी कंपन ही है, लेकिन कंपन से छू के पता चलता है, उस तरह के कंपन की बात हम कर रहे हैं। तो ये गुब्बारा जो मैंने हाथ में पकड़ा है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ मुझे इस गुब्बारे में कंपन महसूस हो रहा है। आप भी करते बात कीजिए, सामने गुब्बारा पकड़िए, कोई और बात करेगा बेहतर ये होगा कि कोई और बात करे और आप सुने। हाँ, आप सुने उसको, आप भी करते हैं। कोई एक इसको पकड़ेगा, सामने वाला बात करेगा। तो यहाँ देखिए अभी मैंने नागल इसी बात को खुद को समझ में आ सकती है, दूसरे को कोई दूसरा बोलेगा आप अच्छा, सब लोग यहाँ ध्यान दें। अनीश और यहाँ शोर नहीं होना चाहिए। तो अनीश और मैं आपको बताएंगे कि क्या आपको देखना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये गुब्बारा जो है ये कंपन को समझने का हमारा एक जरिया, एक डिटेक्टर है। ठीक है,
ये इसको पकड़ा है और अनीश के मुंह के मैं थोड़ा करीब ले जाता हूँ, आसान हो जाएगा। और जैसे अनीश कुछ आवाज़ निकालता है, सुनाई तो दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ मुझे इसमें कंपन भी महसूस हो। तो ये आप आपस में एक एक जोड़ी करके देखिए, ठीक है? सबके साथ करना थोड़ा समय लग जाएगा। जोर जोर से कुछ महसूस हो रहा है हाथ में? मैंने 2 मिनट पहले कहा था कि हम शोर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप शोर करेंगे तो आपकी ये बात समझ में नहीं आएगी। कंपन को समझना बहुत जरूरी है, वो तब समझ पाएंगे जब आप पूरा ध्यान अपने हाथों पे देंगे, न कि कानों पर। इसलिए अगर शोर कम है तो ये बेहतर होगा, ठीक है? तो कम आवाज में कीजिए, आपके हाथों से इसको हल्का पकड़िए और ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जब आप कोई ट्राई करिए। आवाज होती है कंपन कहते हैं। क्या फील हो रहा है? बहुत कंपन फील हो रहा है, हाथ कांप रहे हैं। एक कोशिश और करते हैं, एक कोशिश और करते हैं। आप सब लोग हाथ में ऐसा पकड़ के मेरी ओर पकड़िए। शांत हो जाइए सब लोग बिल्कुल शांत हो जाइए। नागार्जुन का एक सुझाव है, देखते हैं वो काम करता है। सब लोग आप दोबारा पकड़िए हल्के हाथ से और मेरी तरफ तो पकड़िए, ठीक है? पूरा शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। मैं कुछ कहूँगा, देखते हैं कि आप इसको महसूस कर पाते हैं। अच्छा हाँ, मैं माइक नहीं सुन रहा। यहाँ से बंद कर दो। किसी को जब आप बात कर रहे हैं बात कर रहा हूँ शायद ये फासला बहुत हो गया, तो आपस में देखिए अभी आप बात कर रहे हैं ना, बात कर रहा हूँ। अब जो आवाज कर रहे हैं उसको मैं आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। अब आपको प्रयोग, जो मुख्य प्रयोग है वो ये है, एक दोबारा अब एग्जाम पेपर हम ये देखना चाहते हैं कि जब आवाज ध्वनि का जब प्रसारण होता है तो क्या उसमें हवा खुद एक जगह से दूसरी जगह जाती है या केवल जैसे हमने कहा कंपन जाते हैं। तो इसके लिए प्रयोग ये करने वाले कि मेरे हाथ में अब एक कंपन को समझने का एक जरिया है, कंपन का डिटेक्टर है मेरे हाथ में। ये कंपन का डिटेक्टर जब मैं ऐसे पकड़ता हूँ और अनीश बोलते हैं तो मुझे कंपन महसूस होता है। अब वो ये करने वाले हैं कि हम दोनों के मतलब गुब्बारे और अपने मुंह के बीच में एक कागज रखेंगे, जिससे कि अगर हवा इस तरफ आ रही हो तो उसमें रोक लग जाएगी। समझ आ रही बात? बीच में अगर ये कागज रखा है, आपको मालूम है कि अगर मैं फूंक लगाता हूँ तो ये फूंक कागज से आर पार नहीं जाती, ठीक है? तो हवा इसके आर पार नहीं जाती, तो देखते हैं कि वो आवाज जाती है। ओ तो जब वो बोल रहे हैं तो मुझे कंपन महसूस हो रहे हैं, जैसे मैंने बोलना बंद किया कंपन बंद हो गया। ये प्रयोग आप आपस में करके देखिए कि आप इस चीज को महसूस कर बहुत मोटा है, बोल रहे आ रहा है? धीमे धीमी आवाज में करो ताकि आपके प्रयोग की तकलीफ औरों को नहीं हो।
बहुत बड़ा तो हमने ये स्लॉट ले लिया हुआ है उन्होंने। चलेगा, ये सवाल पूछते हैं। हाँ हाँ राइट। तो ऐसे इमेजिन करिए, इतनी ही थिक, इतनी ही क्या बोलते हैं, इतनी पतली बड़ी सी कागज़ है या पर्दा है जिसमें एयर पास ना हो, और ये प्रोजेक्ट दोहराएंगे तो क्या होगा? हाँ, तो फिर तब ये है कि फिर जो मतलब जैसे बलून मैंने पकड़ा, हाँ। शीट बड़ी सी है हाँ। और ये मोटी है, उसका वाइब्रेशन उस तक नहीं है। कोई एयर पास इसको सब अरे क्योंकि ये पास हुआ, हाँ एयर यानी एयर जब कोई साउंड आता है और हम कागज लगा लेते हैं तो उसका मतलब ये है कि पार्टिकल नहीं आ रहे हैं एयर में, खाली साउंड आ रहा है। मतलब साउंड साउंड क्या है, मैंने कंपन है। हाँ, कंपन भी अच्छा, एयर पार्टिकल नहीं आ रहा। टकराना कुछ है मैं पूछूं सर, एक प्रश्न आ रहा है। अच्छा, सब लोग यहाँ ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एक क्वेश्चन आया था, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, कुछ सब लोग अभी यहाँ ध्यान से, चाहे तो वापस पंखे लगा सकते हैं। आप लोगों ने ये प्रयोग अगर कर लिया हो तो जो कागज है, कागज की के बजाय, कागज के बदले और भी कोई चीज रख के देख सकते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, नोटबुक देख लीजिए, जो भी सकते हैं। उसको मानना चाहिए। लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी मुद्दा ये है, गुब्बारे अपने पास ही रखिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? नहीं, और सब स्पीड थोड़ा कम करिए, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। हाँ वही ढूंढ रहा हूँ, तेज़ आवाज़। तो अब सवाल ये है कि आवाज़ किस तरह से प्रसारित होती है, उसका प्रसारित कैसे होता है, ये हमने देखा है। अब कुछ मुद्दे ऐसे रह जाते हैं कि दोस्तों फैन का रिमोट किसके पास है?
क्योंकि आवाज चल के हम तक तो आ गई, उसके बाद क्या होगा? सुनाई देने का मतलब क्या है? तो सुनाई देने का मतलब क्या है ये समझने के लिए हमारे कान कैसे काम करते हैं ये हमको समझना है। तो इसमें आयशा हमारी मदद करने वाली है। ठीक है, तो अभी देखिए आवाज कैसे बनती है, स्रोत उसका क्या होता है, आवाज की पिच और लाउडनेस, मतलब कितनी पतली है, कितनी मोटी है, कितनी छोटी, कितनी बड़ी है। इन चीज़ों के बारे में कुछ उसके जो पहलू हैं वो हमने देखे, थोड़ा सा उसका हल्का सा गणितीय रूप भी देखे। और ये जो लहरें जो बन रही है, तो इसमें एक चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी एक स्थान पर आप उसके गली के रास्ते में अगर हैं तो किसी भी एक स्थान पर जो हवा है उसके घनत्व में या उसके दाब में निरंतर घटबढ़ होती रहती है, और ये जो घटबढ़ है ये आगे की तरफ उसका असर दिखता जाता है। और ये जो खिसकने की उसके जो गति है, ये दाब का जो उतार चढ़ाव है, उसको आगे की तरफ बढ़ने की जो गति है उसको ध्वनि की गति है। और ध्वनि की गति जो है, ध्वनि की गति का स्रोत से कोई लेना देना नहीं। ध्वनि की गति का केवल लेना देना हवा से, हवा के गुणधर्म से। हवा के बजाय अगर आप उसको कोई दूसरा पानी या लकड़ी या धातु या ऐसे कोई मीडियम उसमें रखें तो उसमें ध्वनि या ये जो उतार चढ़ाव जो है इनके बढ़ने की जो चाल है उसमें फर्क पड़ेगा। हवा में ध्वनि की गति होती है लगभग 330-340 मीटर प्रति सेकंड। हवा का तापमान बढ़ जाएगा तो उसकी गति में फर्क आएगा, घट जाएगा तो उसमें फर्क आएगा। उनकी गति जो है आप ये कहना चाह रहे हैं कि हवा में सबसे ज़्यादा है? नहीं, मैंने कहा कि वो केवल हवा पर निर्भर करता है, स्रोत पर निर्भर करता है। हवा की गति धातुओं में उससे ज़्यादा होती है, हवा से ज़्यादा होती है। पानी में भी हवा से ज़्यादा। पानी में भी ज़्यादा होती है, लकड़ी में भी ज़्यादा होती है। हम जोर से बोलकर साउंड की गति नहीं बढ़ाते। नहीं, क्योंकि जैसे हमने अभी इस प्रयोग में देखा, हम हवा को नहीं फेंक रहे, उसमें जो दाब में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन जो है वो आगे की तरफ। तो आपके जोर से बोलने से उसको कोई असर नहीं पड़ता। आपके जोर से बोलने से उसके प्रेशर पे फर्क पड़ता है, लेकिन उसके प्रोपगेशन पे कोई स्पीड वैसा है। यदि हवा में ध्वनि की गति अगर भी है तो ये उसके फ्रीक्वेंसी और जो तरंग दैर्घ्य मतलब हमने ये जो प्रेशर का जो ग्राफ बनाया था, प्रेशर का अंतर के साथ जो ग्राफ समय के साथ बना था, प्रेशर का समय के साथ अंतर के साथ जो ग्राफ बनाया था, दूरी अंतर से दूरी के साथ जो ग्राफ बनाया था, उसमें ये जो फासला है इसको लगा, जो कि आमतौर पे किसी भी तरंग के लिए होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो आकृति है ये हवा की गति को नहीं दिखा रही। ये हवा में जो हवा का जो दाब है उसमें होने वाले घट बढ़ का दाब है। इसके आकार को देखकर ये ना समझे कि यही लहर है, ये लहर नहीं है। लहर जो है वो थोड़ी देर पहले जो हमने वो एनिमेशन में देखा वो हवा के कणों का की गति को लेकर। अब चलते हैं कान की तरफ। So the propagation of sound results in alternate compression, rarefaction, and a series of such compressions and rarefactions. In a graph of change of pressure with distance,
we see this variation, increase, decrease, compression, rarefaction, compression, rarefaction. The distance between two compressions or two rarefactions is called the wavelength. The wavelength multiplied by the frequency is the speed of sound. And the speed of sound is constant for a medium. It doesn't depend on the source. It is a property of the medium. Now this graph has a shape like a wave. But this is not the path that the air takes. This is not a picture of the propagation of the wave. It is merely a graph showing the change in pressure at different positions. So don't think of this as a wave. The wave propagates in a manner shown in that animation where the particles of air or air molecules, they move in small regions. Remember that no air particle makes the entire trip. वो हमने देखा बीच में अगर आप पता लगा देते तो हवा जाके नहीं आता, तो हवा के जो कण है उनकी गति में जो बदलाव आता है वो केवल इतने ही दायरे में सीमित है, λ/2 के दायरे में ही सीमित है। अब चलते हैं कांच की तरफ। जहाँ तक की बात पता चले ध्वनि काम तक पहुँचेगी। अभी चल रही है आपके गाँव में ध्वनि, तो फिर थोड़ा और बात कर सकते हैं 2-4 मिनट। देखिए आमतौर पे हमको विज्ञान में, भौतिकी में विशेषकर ऐसे सूत्र वैसे के वैसे बता दिए जाते हैं कि ये ऐसा है, V = L लैम्डा, ये एक सूत्र है। पर ऐसे हर सूत्र के पीछे एक तर्क होता है, गणितीय तर्क होता है, जो हमने बिल्कुल जो बुनियादी अवधारणा बनाई होती है, उसकी जो परिभाषा बनाई होती है, वो वहाँ से निकलता है। मतलब सूत्र कोई ऐसा आसमान से नहीं टपकते या किसको सपना आ जाए और वो सूत्र बढ़ता है। तो ये इस सूत्र की खासियत ये है कि इतना सरल है ये समझना कि ये सूत्र बना कैसे। तो मुझे लगता है कि हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के साथ करना संभव है, वो गणित जो है वो उनकी समझ में आता है। तो ये देखिए बात कहाँ से शुरू होती है कि हमने जो गति में चाल आपको गति के सेशन में हमने ये किया था, आप में से जो लोग उसमें शामिल थे, तो हम चाल का एक सूत्र खोज रहे हैं। तो की गई दूरी समय, अब हम दूरी की एक इकाई जो आज हमने ये लैम्डा वेवलेंथ की बात कर ली, मतलब ये वो दूरी है जहाँ एक जो तरंग है उसमें कणों की जो अवस्था है, एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन की दूरी, या एक रेरिफैक्शन से अगले रेरिफैक्शन की दूरी, ठीक। और ये जो क्रिया हो रही है, अगर हम इस पे किसी एक बिंदु पर के कण को देखें, और अब जो है हमको उस चित्र में जाना पड़ेगा जहाँ पर कि वहाँ कंपन हो रहा है। तो एक कंपन का हमने समय दिया, जो समय आवृत्ति है t, ठीक। और कल हमने ये लिखा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 सेकंड में कितने कंपन है। तो ये वहाँ से सीधा हमने ये सूत्र निकाला था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो जो आवृत्ति समय है उसका 1/, है ना। मतलब एक आवृत्ति में अगर 30 सेकंड लगते हैं तो 1 सेकंड में कितने कंपन होंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, उसकी परिभाषा यही है, ठीक। और तय की गई दूरी तो थी लैम्डा। तो ये जो सूत्र है ये वास्तव में मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ कि तय की गई दूरी
और उस दूरी को तरंग को तय करने में लगा समय T। तो वो जो तय की गई दूरी बटा समय का जो हमारा सरल सूत्र है गति का, वही है इस सूत्र को हमें बनाने में मदद करता है, जिसका गणित बहुत सरल है। और बस ये 2 चरण का तर्क है इसमें। और तय की गई दूरी बटा समय क्यों लैम्डा बटा T है, अगर ये समझ में आ जाए, जो मेरे ख्याल है एक में से एक तरह की शर्त भी है कि आपको ध्वनि के विस्तारण में ये जो तरंग गति है उसकी प्रकृति क्या है वो समझ में आ गई। तो उससे सीधा जो है हम गणितीय सूत्र निकाल लेते हैं। पर मजेदार बात ये है कि इस सूत्र का महत्व तो बहुत है, और ये हर प्रकार की तरंग गति पर लागू है, सिर्फ ध्वनि ही नहीं, हर प्रकार की तरंग गति पर। चलिए काम की तरफ बढ़ते हैं। गणित के अंदर दूर करने की भी कोशिश करना बहुत जरूरी है विज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। आप देख सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे ये देख ही रहे हैं और कान का हमने ऐसा डायग्राम देखा हुआ पुस्तकों में काफ़ी बार ना, बट वो पेज पर जो 2 डायमेंशनल होता है ना, तो तभी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें वो बहुत ठीक से नहीं समझ में आती। तो आजकल ऐसे भी 3D है ड्राइंग, और इसको आप ऊपर नीचे से भी देख सकते हो। जब मुझे ऊपर से जाके देखना है तो इसको हम लोग थोड़ा क्लिक करके कर सकते हैं। तो मैंने आपको भी ग्रुप पर एक लिंक भेजा है, उसमें भी आप क्लिक करके देख सकते हो। ऐसे उसको बड़ा कर सकते हैं, उसको ऊपर से अगर देखना है, जैसे कि ये पीछे कुछ दिख नहीं रहा है तो आप घुमा के देख सकते हो। बोल पा रहे हैं सब लोग? तो कान ये है ना अपना, और हम उस दिन कह रहे थे कि सांप में कान नहीं होता या ऐसे कुछ बोल रहे थे। तो ये सिर्फ कान का एक हिस्सा है, बाहरी हिस्सा है, ठीक है। और ये पूरा जो अंदर भी है, यही देखते हैं। तो ये सिर्फ ऊपरी हिस्सा है कान का, जो ये बात जब हम कर रहे हैं और जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो उसको वो जमा करके डायरेक्ट करता है। जैसे हम कुत्तों से बात की है आपने कभी? मैं बहुत करती हूँ बिल्लियों कुत्तों से, तो फिर वो ऐसे कान भी ऐसे करते हैं और कभी कभी सर भी ऐसे टच करते हैं, तो वो वाइब्रेशंस और थोड़ा जमा कर रहे हैं। हम किसी के कान में धीरे से बोल रहे थे जैसे कल, तो हम ऐसे हाथ भी रखते हैं, तो हम लोग वो डायरेक्ट कर रहे हैं कि वो फैल जाए नहीं। और तो ये सिर्फ उतना ही काम कर रहा है, इससे हम सुन नहीं रहे ये वाली इससे जो मरोड़ने के लिए काम आ रहा है कई बार। तो वो जो भी वाइब्रेशंस आ रहे हैं साउंड वेव्स आ रहे हैं, तो उनको खाली जमा करके वो एक कनाल जैसा है, ट्यूब जैसा अंदर है ना, जो ये वाला है, तो फिर अंदर वो जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने अभी बलून पकड़ा था और भास बोल रहे थे, अपने दोस्त को ही बोल रहे थे, तो हम लोग वो वाइब्रेशन महसूस कर पा रहे थे हाथ पे, है ना। मतलब वो जो उसकी झिल्ली है बलून की, है ना, उस पर हम लोग वो फील कर पा रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि ये यहाँ पे जो ये कॉम्प्रेशन रेरिफैक्शंस आ रहे हैं हवा के, वो कान से यहाँ अंदर जा रहे हैं, और यहाँ पे वो गोल सा जो है ना, दिख रहा है क्या? जो डायग्राम्स में यूजुअली ऐसा इतना नहीं दिखता है क्लियरली, इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया, ठीक है। लाल वाला जो ये रेंज है ये, तो ये हाँ, ये कान के पर्दे फट जाएंगे हम जो बोलते हैं ना अगर जोर से, तो ये वो कान का पर्दा है। और जैसे
ये तनी हुई झिल्ली है, हाँ? ये एक टेंशन वाली जो मेम्ब्रेन है, जो अभी हम लोग ढोलक पे देख रहे थे अभी कभी, तो हाँ, तो वो वैसे है कि एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे ही है वो, और उस पर ये जब मैं बोल रही हूँ, आपके कानों के पर्दों पर वो हवा के वेव्स जा रहे हैं, ठीक है। और फिर बड़ा कैसे कर सकते हैं मुझे पता नहीं, पर उसके पीछे 3 बोन्स हैं। आपके इसमें आप देखना चाहेंगे तो या हम स्विच भी कर सकते हैं और एक अपना जो रेगुलर डायग्राम है उस पर भी जा सकते हैं। तो अब तक हम लोग यहाँ तक पहुंचे, वो कानों का पर्दा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो यहाँ पे छोटे छोटे 3 बोन्स हैं, अपने शरीर के सबसे छोटे 3 बोन बोलते हैं, तो वो बोन्स हैं वहाँ पे, वो एक से दूसरे अटैच्ड है कि इस पर कुछ धक्का लगता है एक पे, फिर वो दूसरे पे लगता है, और वो फिर वो तीसरे से यहाँ पे एक जैसे लग रहा है कि घोंगा अंदर है अपने, एक स्नेल है, तो वो एक भाग है जो फ्लूइड से भरा हुआ है, और ये तीसरा जो बोन है उसके ऊपर वो चिपकता है। तो यहाँ पे जब एक पर्दे पर जब वाइब्रेशंस आ रहे हैं तो वो बोन्स उसको कंडक्ट करते हुए वो फाइनली धक्का इस पर दे रहे हैं, ठीक है, ये वाले हिस्से में, और उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो वो फ्लूइड में भी वो आप लोग बोल ही रहे थे शायद, पानी में भी जैसे हवा में कंडक्ट होता है वैसे, लेकिन खाली ये जो मैकेनिज्म है ये 3 बोन से, उससे थोड़ा वो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि कानों का पर्दा का एरिया थोड़ा बड़ा है। और फिर ये लास्ट में आप ये तीसरे बोन का देखोगे तो वो ऐसे है जैसे कि ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करते हैं और कोई हील पहन के आ गया हो, तो और वो पैर उसका हमारे ऊपर पड़े, तो जब एरिया कम है तो प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ता है जैसे, तो ये पर्दे पर जो आ रहे थे वेव्स और वो एम्पलीफाई हो रहा है, वो किसी तरह से वो ज़्यादा होके वो फ्लूइड में जा रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे तो लेकिन ये पर्दे का वाइब्रेशन से वही है, और वो फाइनली डिटेक्ट हो रहा है यहाँ से, वो हम लोग अंदर जाएंगे, उसके पहले ये पर्दे तक वाइब्रेशन जा रहा है जब हम तो हमने एक प्रयोग किया ही है, जल्दी से और एक प्रयोग कर सकता है झट से अगर, तो उसके लिए सामान देते हैं। तो एक ये आप कई लोगों ने किया होगा, तो जिन्होंने नहीं किया उनको मौके दे करने के लिए, हम एक फनल लेंगे और उसके ऊपर एक बलून काट के लगा देंगे, ठीक है, तो वो एक अपनी वो तली हुई झिल्ली होगी, और उस पर हम लोग आवाज़ करते हैं, मतलब जैसे बहुत साउंड नहीं लेकिन थोड़ा आवाज़ करेंगे, तो आप देखोगे कि वो वाइब्रेट होगा, मतलब ऐसे तो नहीं देख पाएंगे, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा रेट डालते हैं, तो आप बात करके देखिए कि वो कैसे वाइब्रेट करता है, और हम देख पाएंगे वो क्या वो वाइब्रेशन। उन्होंने नहीं किया है वो लोग जरूर करें। वो बलून लगाना उसमें, वो बलून का दे रहे हैं उसको, हो जाएगा, थोड़ा और काटना पड़ेगा आपको, कैंची से नीट कटेगा, ठीक, उसके ऊपर चढ़ाना। बलून अच्छे से तना हुआ होना चाहिए, ढीला ढीला नहीं होना चाहिए। उधर से बोलेंगे या इधर?
काटेंगे ना। 1 मिनट देखेंगे कि क्या करना है। थोड़ा 1 मिनट ध्यान देना। आप जहाँ भी हैं 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे कि क्या करना है, फिर कर सकते हैं। तो तुम करो, डेमो करो। तो हमको क्या करना है, ऐसे यहाँ पे मेम्ब्रेन पे ऐसे बोलना है कि जैसे हम लोग बलून के सामने बोल रहे थे ना, वैसे आप चिल्ला भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन थोड़ा धीरे चिल्लाइए। और आपको देखना है कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, करते हैं इसके ऊपर। आप लोग इधर से मत फूकिए, इधर से फूकोगे तो ऑब्वियस है कि इधर कुछ ना कुछ होगा। आपको यहाँ बोलना है। ठीक है, रेट सबको दिया है क्या? पाइप में भी बोल सकते हैं। अरे। ऊपर भी आएगा तो आपकी हवा से आ रहा है कि साउंड से आ रहा है, ये डाल सामने से बोलो। एक राउंड करते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, आँख देखो। सो करेंगे। करिए सर। और थोड़ा लंबा करेंगे। दिख नहीं रहा है। हल्का सा कम, मतलब आँख में हल्का सा समझ में आता है, वो थोड़ा। ठीक है, अभी ऑफिस जाते हैं बात करने। रख दे क्या? पर ये बहुत आसानी से आप कभी भी कर सकते हो, मत मानो। तो इस पर रख देते अभी, कम से कम रेत गिरा देते हैं उसमें। हाँ, तो ये ट्यूब इसने लगाई थी। सब लोग यहाँ पे प्लीज प्लीज। सारे स्टिकर्स जो है प्लीज इधर ध्यान दीजिए। हाँ, वो ट्यूब दिया है ना लगाने, वो हम बताने वाले थे कि वो स्टेथोस्कोप भी ऐसे ही काम करता है। तो आप ऐसे रख के तो वो ट्यूब से सुन सकते हो। तो वहाँ पे भी जो दिल की धड़कन हो रही है, वो वाइब्रेशंस आगे पास ऑन हो रहे हैं पूरे दिल से लेके आगे जो भी लेयर्स है, और वहाँ से फिर से वो मेम्ब्रेन में वो वाइब्रेशंस जा रहे हैं, और फिर वो फाइनल शिफ्ट जो है उससे वो डायरेक्ट हो गई। तो वो स्टेथोस्कोप हम लोग बनाते हैं ऐसे ही, तो वो भी वैसे ही काम कर रहा है, ये बोल रही हूँ। हाँ, ट्यूब का और भी जैसे डायरेक्टली हम बोल रहे थे तो हवा से
ये मैंने ने पॉइंट आउट किया कि डायरेक्टली हम लोग मतलब हवा जो हमारे मुंह से निकल रही उससे नहीं हो रहा है, जो आवाज़ आ रही है उससे वो वाइब्रेशन है। वो करने के लिए आप मतलब वहाँ नली के ऊपर रखते हैं, नली में बोलो बात करो तो भी आपको डायरेक्टली समझ नहीं आता है कि वो हवा से हो रहा है, हवा से वैसे। ये बात क्लियर है ना? तो अगर ऐसे ही रख के मैंने जोर से बोला तो हो सकता है कि हवा से भी, जैसे कि हमने वहाँ पे पेपर रखा और निकाला, वैसे ही ये डायरेक्टली बोलने से कभी हो सकता है हवा से हिले। तो आप वो ट्यूब से भी ट्राई कर सकते हो, ऐसे हिमांशु कह रहे, तो फिर वो ऐसे नहीं कि हवा आ रही है, तब तो बोल सकता है ना कि वाइब्रेशन जा रहे हैं। और अर्शद का भी एक पॉइंट है अच्छा है। अगर वो हवा के वजह से हो रहे होते तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते, वो वाइब्रेट नहीं करते। मतलब अगर आप ऐसे रख के बोल रहे हैं तो वाइब्रेट कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में उठ के नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन मुझे पता नहीं कितने लोगों ने सुनी। अपने ये जो भी है स्टेथोस्कोप या जो उपकरण उसको साइड में रख दीजिए अभी। हेलो, हाँ, तो हम साथ में आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर हम लोग सिर्फ हवा हो रही बात करते वक्त तो उससे हिल रहे हैं तो वो शायद ऐसे दूर उड़ जाएंगे ना, उधर ही वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे। ये ठीक लग रहा है? अगर ये हवा से उड़ रहे होते तो क्या वो वाइब्रेट कर रहे होते क्या, या एक जगह से उड़ जाते हैं? शायद ऐसे उड़ जाते हैं ना। तो ये थोड़े और हल्की चीजों से भी कर सकते हो आप, शायद ट्राई कर सकते हो कि वो कब उड़ रहे हैं और कब वो आवाज ऐसे कंपन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये ईयर ड्रम तक आए कि उसमें वाइब्रेशन हो रहे और फिर वो आगे जा रहे हैं। और वो ये जो गूंगा जैसा ये ऑर्गन है, मतलब उसका और भी काम है, जैसे ये उसके ये ऐसे ऐसे जो ट्यूब जैसे हैं वो खासकर बैलेंस अपना मेंटेन रहे कि हम मतलब सोचना भी नहीं पड़ता अपने को ना, लेकिन हम बैलेंस में अगर कहीं गिर रहे हैं या फिर सब जो किसी चीज़ में बैठे हैं और वो टेढ़ा हो रहा है तो हमें समझ रहा है, तो वो डिटेक्ट करता है, हमारा बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन ये वाले इसमें फ्लूइड भरा होता है। 3D में देखो, हाँ वो 3D वाला उसमें, हाँ वो, और आपको भी भेजा है, आप लोग देख लेना ठीक से। अब वो जो उपकरण है या जो ऑर्गन है उसकी वॉल है, हाँ, लिक्विड तो उसमें भरा हुआ है और उसमें वो कंपन अभी ट्रांसफर होता है। फिर वहां से कैसे हम डिटेक्ट हो पा रहा है, तो वो उसकी जो वॉल है वो ऑर्गन पे, उस पे ऐसे हेयर सेल्स बोलते हैं, वैसे वो ये हेयर सेल नहीं है कि कान के अंदर वो उसमें हेयर है, वो बहुत बारीक रेशे जैसी चीज है। तो उसका कहीं डायग्राम भी था, हाँ, तो ये उसका डायग्राम जैसे है कि ऊपर ऐसे है ना बाल जैसे वो, ठीक है। और ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस दिन आपने देखा था, उससे ये तस्वीर ली गई है, एक तरफ की लेफ्ट वाली देखिए, ठीक है वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ, तो जब ये वाइब्रेशंस जा रहे हैं वो हेयर सेल्स ऐसे से हिल रहे हैं, ठीक है। और फिर वो डिटेक्ट, वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, वो भी मैं आपको एक दिखाना चाह रही थी। एक बहुत अच्छा उसका ऐसा ही पिक्चर है, इस दौरान मैंने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, कोई बात नहीं, बाद में दिखाती हूँ। तो बहुत सारे वो ऐसे हेयर सेल्स हैं और उस वहाँ पे बहुत सारे नर्व सेल्स हैं, ठीक है। तो ये जो वो हेयर सेल्स में हो रहा है, तो वो न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल्स जो है अपने, वो डिटेक्ट करके उसको फिर हम इंटरप्रेट करते हैं कि कौन बोल रहा है। और सुशील भाई सवेरे से बात कर रहे थे कि कौन कोई गाना गा रहा है, लता मंगेशकर गा रहे हैं या आशा भोसले गा रहे हैं, एकदम कोई भी बता सकता है एकदम। अभी वो उसके पीछे का तो कैसे हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन हम लोग बहुत
हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं इस तरह के साउंड्स। खुद की भी आवाज़ एक्चुअली जैसे मैं सुन रही हूँ अब ये बहुत अलग है, जैसे मैं बोलती हूँ वो अलग है, और कभी कभी सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनती हूँ तो वो और अलग है। तो हम लोग ये बाकी सारे भी जो बोन्स हैं जो आप वो डायग्राम में भी देख रहे थे, यहाँ पे भी सब बोन्स है, उससे भी वो वाइब्रेशंस आ रहे थे। जब मैं बोल रही हूँ तो यहाँ से भी वो वाइब्रेशंस आ रहे हैं और फिर वो सब जा रहे हैं। जब मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ तो वो बाहर से आ रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं, तो वो थोड़ा ऐसे फर्क है। तो और भी कंडक्ट करते हैं चीज़ें। तो ये हेयर सेल्स का मैं जाना, मुझे लगता है कि वो वहाँ पे मैं बहुत कार्टूनिश फील करती हूँ, तो मैं बिलीव करना चाहूँगी कि ये मेरा आवाज़ है। तो मुझे नहीं पता इसका आंसर कि क्या हमारी आवाज़ है। हाँ, मतलब स्टेप्स हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर कान के सामने से हम 2 पर्दा ऐसे लगा लें और सुने तो हमें आवाज़ थोड़ी सी अलग सुनाई देती है, और जैसा कि हम नॉर्मल बोल रहे हैं अभी तो वाइब्रेशन के साथ सुनाई दे रही है, इस टाइप से थोड़ा हमें अलग सुनाई देता है। तभी वाइब्रेशन से सुनाई देगी, लेकिन शायद थोड़ा अलग तरीके से आ रहा है। हमारा रियल वॉइस हमें सुनाई देता है। ठीक ठीक। तो मैं वो हेयर सेल्स और हमने अब तक जो भी सीखा उसको थोड़ा कनेक्ट करना चाह रही हूँ। तो आप लोग वो हेयर सेल का मूवमेंट आप लोग थोड़ा ड्रामा अगर कर पाए, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, थोड़ा हाथ ऊपर करके जब आवाज़ आ रही है तो फिर हम लोग वो ऐसे हिल रहे हैं ना। तो समझो कि हाई पिच आवाज़ आ रही है तो फिर कैसे हिल रहा होगा वो हाथ। लो पिच आवाज़ आ रही है तो शायद, मतलब मैं ऐसे इंटरप्रेट कर रही हूँ। और अगर जोर की हाई पिच आवाज़ आ रही होगी और जोर से हाई पिच आवाज़ आ रही होगी तो वो एम्पलीट्यूड और है ना उसका फ्रीक्वेंसी कितना वो स्वे हो रहा है और कितनी बार हो रहा है, इसकी वजह इससे वो उसका मूवमेंट बदलता है। और अगर जब बहुत जोर से आवाज़ आ जाए जो हमारे रेंज के लिए बाहर है, वो कितना डेसिबल है आप ढूंढिए, तो आप देख सकते हो कि वो ये जो हिलने वाले ये हेयर सेल्स है ना, उनका हालत देखना। अगर बहुत जोर से आवाज़ आ गई है तो फिर वो इतना हिलता है कि फिर बाद में जैसे कि खेतों में कभी बहुत हवा आ गई फिर सो जाते हैं ना अपने फसल, तो ये वैसे डैमेज हो जाते हैं। तो फिर लिमिट के बाहर चले गए। हाँ 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 सही है। तो इतना मुझे लगता है कि ये कनेक्शन अभी बना पाए होंगे। थैंक यू। बस इधर पीछे रखिए। अभी आपने कान में कैसे काम करता है, कान के अंदर क्या कैसे कार्य होता है, ये आपने देखा। और अभी तक हम लोग जो भी जिन भी आवाज़ों की बात कर रहे थे उसमें हम ये केवल तार की बात की, और तार जो है वो हमने ये मान के चले कि जब हम तार को छेड़ते हैं तो बीच में उसका जो विस्थापन है बहुत बड़ा होता है, और उसमें जो 2 सिरे हैं उन 2 सिरों पे वो स्थिर है, वहाँ पर कोई विस्थापन नहीं। तो आपने ये शायद महसूस किया होगा जब आप तारे के साथ आवाज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे कि कभी कभी उसकी आवाज़ बदल जाती है। आप उसको छेड़ रहे हैं तो उसकी आवाज़ बदल जाती है। ये जो जो अच्छी तरह बजाना जानता है वो उसकी आवाज़ में परिवर्तन करता रहता है। तो अभी तक हमने जो अध्ययन किया उसमें हमने मान के चल रहे थे कि जो तार है वो बस केवल उसके कंपन इस तरह से होते हैं जहाँ पर बीच में उसका आयाम सबसे ज़्यादा होता है और धीमे धीमे शून्य की तरफ बढ़ता जाता है जब वो आप 2 सिरों की बात करते हैं। तो इस तरह का जो
उसका कंपन है, वो कंपन ऐसा है, ठीक है। बीच में उसका आयाम जो है वो बीच में सबसे ज्यादा है और किनारों पे, और लगातार घटता जाता हुआ है। इसको आप ज्यादा छेड़ेंगे, तार को जब ज्यादा छेड़ते हैं, या कुछ साथियों ने इसको करके देखा था कि किनारे के पास जब छेड़ते हैं तो उसकी आवाज में बदलाव आता है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तो तार के कंपन का जो आकार है वो लाल की तरह बन सकता है, जो लाल कंपन है उसकी तरह बन सकता है। लेकिन जो नीला कंपन जो है, जो कि उसकी मूल वृत्ति है, वो कायम रहती है। तो कुल मिला के तार का जो कंपन है इनके जोड़ के बराबर है, क्योंकि सफेद पर अगर आप ध्यान देंगे, सफेद कंपन पर अगर ध्यान देंगे तो सफेद कंपन की तरह जो नीला वाला है वो ऐसा कंपन है जिसका हमने अध्ययन किया। लाल वाला जो है उसको अगर आप बारीकी से देखेंगे तो समझ में आएगा कि लाल जो है, मैं नीले को बंद कर देता हूं, तो लाल वाला जो है वो लाल वाले में जो उसका मध्य बिंदु है उसकी कोई गति नहीं, तो जो उसकी जो स्थिर बिंदु है वो 2 नहीं है, 3 है। किनारे के 2 और बीच का 1, ये 3 इसके स्थिर बिंदु। इस तरह के कंपन को फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। फर्स्ट हार्मोनिक मतलब जिसमें जो जिसका हमने अध्ययन किया, जिसमें फर्स्ट हार्मोनिक उस तरह का कंपन है जिसमें किनारे के 2 और बीच का 1 ऐसे 3 बिंदु है, जो कि ये लाल कंपन। अब इसी तरह से और भी अधिक स्थिर बिंदु वाले कंपन हो सकते हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं कि उनके आकार कैसे होंगे। इसमें जो है ये और ये 2 इसके नए स्थिर बिंदु है, कुल मिला के 4, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे और बढ़ सकते हैं, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि जब हम किसी तार को छेड़ते हैं तो सबसे ज्यादा आयाम जो है वो उसके फर्स्ट हार्मोनिक का होता है। फंडामेंटल जो मूल है उसका आयाम सबसे ज्यादा होता है। फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इनका आयाम जो है कम होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक हो रहा है या सेकंड हार्मोनिक हो रहा है या फंडामेंटल जो तो ये तीनों गतियां एक साथ होती हैं। मैंने जो कहा इसका मतलब ये नहीं कि कुछ समय के लिए फंडामेंटल के बाद में फर्स्ट हार्मोनिक, बाद में सेकंड हार्मोनिक, ऐसा तीनों गतियां एक साथ होती हैं। इसका मतलब जो हकीकत में हमको तार का जो आकार दिखेगा वो इन तीनों के जोड़ के बराबर है। वो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं।
ये नहीं, ये ग्राफ प्रेशर का ग्राफ नहीं, ये तार के आकार, केवल के तार के आकार को दिखा रहा है, ठीक है, तार के आकार को दिखा रहा है। तो अभी मैंने इसमें कोई तार अभी स्थिर है, ये उसका फंडामेंटल वाइब्रेशन है जिसका कि हमने अध्ययन किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा जो है फर्स्ट हार्मोनिक थोड़ा सा उसमें जोड़ देता हूँ। देखिए जो लाल है उसका आयाम छोटा है, सफेद जो है इन दोनों का जोड़ है। तो आप देखेंगे कि सफेद लगभग नीले के बराबर है, लेकिन कहीं के उसमें थोड़ा ऊपर नीचे जा रहा है, क्योंकि इसमें ये हो रहा है कि लाल घट बढ़ और नीले का जो जोड़ है वो सफेद है। अभी देखिए क्या है, एक्सट्रीम अभी इसको रोक दिया है मैंने तार का, ये मान के चलिए कि हमने उसका एक स्नैपशॉट किसी एक क्षण पे क्या हो रहा है देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो नीला जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जो लाल जो है उसका पहला इधर वाला हिस्सा है वो ऊपर है और इधर वाला हिस्सा नीचे है। तो कुल मिला के तार का आकार कुछ इस सफ़ेद के जैसा है। और आप बारीकी से देखेंगे किसी भी तार को, तो और जब आप उसको खासकर जब आप उसको बीच में नहीं छेड़ते और थोड़ा ज़ोर से छेड़ते हैं, तो इस तरह से उसके आकार में जो होने वाले बदलाव है उसको आप कुछ हद तक देख पाते हैं। ठीक है, तो वो कोशिश कीजिए। तो मैं थोड़ा सा इसमें हाँ मतलब फर्स्ट हार्मोनिक थोड़ा बढ़ा देता हूँ इसमें। अब इसमें मैं अगर सेकंड सॉरी मैंने इसमें वहाँ क्या लिखा है इसमें हार्मोनिक नहीं, सॉरी ओवरटोन बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी दोगुनी है, ओवर का मतलब दोगुनी फ्रीक्वेंसी, मतलब मोर हायर फ्रीक्वेंसी, वो भी मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट हार्मोनिक इसको फर्स्ट ओवरटोन देता हूँ। मूल की फ्रीक्वेंसी अगर f है तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 2f होगी, सेकंड की फ्रीक्वेंसी 3f होगी। अब अगर कोई तार उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से केवल अगर उसका कंपन हो रहा है, उसके नीचे एक आवाज़ है, जब इसमें कुछ बदलाव होता है, उसमें जब ओवरटोन्स उसमें जब उसका लोड लगता है उसमें, तो उसकी आवाज़ बदलती है। अब इसका एक उदाहरण हम सुनेंगे। तो देखिए आप जब कोई संगीत सुनते हैं और उसमें अगर दो वाद्य बज रहे होते हैं, तो आप कभी कभी इस बात को महसूस करते हैं कि अरे इसमें कुछ मेल नहीं बैठता। और हमेशा जो संगीत की जो महफिल होती है उसमें तानपुरे का बहुत अहम स्थान है। वो एक जो है एक सुर जो पकड़े रहता है। तो अगर मान लीजिए कि तानपुरे के साथ एक सितार बजे, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या उनका जो सुर है जो हम सुन सकते हैं, जो अंतर है वो समझ जाते हैं। लेकिन ये भी हम कहते हैं कि भाई इन दोनों का जो सुर है वो मिला हुआ है, और कभी कभी हम कहते हैं कि ये मिला नहीं। तो सुर मिलने का मतलब है भौतिकी के दृष्टि से, सुर मिलने का मतलब ये है
कि दोनों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही है। अब सितार और तानपुरे में जो अंतर है वो अंतर ये है कि उनके ओवरटोन्स में फर्क है। एक में ओवरटोन्स कम ज़्यादा कुछ है और दूसरे में हो सकता है कि ओवरटोन्स का जो सिलसिला है वो कुछ अलग है, लेकिन सुर में होने का मतलब है कि उनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों की बराबर है। तो इसका एक छोटा सा एक उदाहरण है जो हम बजा के दिखाएंगे इसमें। ठीक है, ये तानपुरा है। आवाज आ रही है क्या पीछे? पीछे तक आ रही है? आ रही है ना? ये तानपुरा है। ठीक है, अब मैं उसके साथ मैं अब सरोद की आवाज़ सुना रहा हूँ कि जो उसी सुर में, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि ये कोई अलग वाद्य है। आवाज़ में बहुत अंतर है। कम ज़्यादा तो हो रहा है, हमको मतलब उसके आयाम से नहीं है, हमको मतलब वो कितना लाउड है उससे नहीं है, उसकी पिच सुननी है। तो ये जो अलग अलग हमको सुनने में तो अलग लगता है, लेकिन इन दोनों में, इन तीनों में उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो सबकी बराबर है, 440 हर्ट्ज है, लेकिन वो आवाज़ हमको सुनने में अलग है। इसका कारण ये है कि जो ये अलग अलग उसमें ओवरटोन्स है उनकी मात्रा अलग है। ये एक बात है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उसकी बनावट भी अलग होती है। तानपुरे की बनावट अलग होती है, सरोद की अलग होती है। तो आपने उस दिन देखा था कि उसमें डिब्बा लगाने से या खाली बोतल लगाने से उसकी आवाज़ में बदलाव आता है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव छोटे छोटे बदलाव है। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो कायम रहती है, लेकिन ये जो छोटे बदलाव है उनसे हमारे जो एहसास होता है, आवाज़ का जो एहसास होता है, उसमें काफ़ी फर्क है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि ये जो हम जो बजा रहे हैं, इन सब में ऐसा कुछ ग्राफ नुमा कुछ दिखता है। आप जब अपनी फ़ोन में रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें भी कुछ ग्राफ नुमा कुछ दिखा है। तो क्या दिखा है? हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसके आधार में आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या दिखा है? पक्का? फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब? केवल इसी को फ्रीक्वेंसी को काफी समय बिताया फ्रीक्वेंसी समझने से। हाँ? क्या कर रहे एक ही तार होता है, तनाव कम होता है, इसलिए क्या होता है? लेकिन ये दिखा क्या रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या दिखा रहा है? ये इस तरह के ग्राफ आप अक्सर देखते हैं ना, किसी भी आवाज़ के उसमें ऐप में देखो तो उसमें एम्पलीट्यूड उसका कम ज़्यादा होता है, उसका तार का कितनी दूर तक जा सकता है, तो धीरे धीरे वापस
कहा तो नहीं बताते, कहा का नहीं बताते। तो ये अगर मैं पूछूं कि ये ग्राफ मैंने यहाँ बना, मतलब ग्राफ में जो भी चित्र है वो मैंने यहाँ बना, अब इसको अगर हमको ग्राफ की तरह देखना है तो इसके एक्सिस बताने पड़ेंगे आपको, इसके एक्सिस क्या है। शायद बीच से एक स्ट्रेट लाइन जाएंगे जो हमारे एक्स एक्सिस रहेंगे, एंड जो ऊपर नीचे आ रहा है वो वाई एक्सिस। वैल्यू क्या है? क्या दिखा रहा है? पोजीशन तो नहीं। क्या है? नहीं, कितना, हाँ कितना समय वो साउंड जा रहा है। टाइम मैंने आपने जैसे कहा बीच से लाइन बना दी और उसमें टाइम नहीं। दूसरा एक्सिस क्या है? किस चीज का? किस चीज का? मुझे लगा प्रेशर है, हाँ तो जहाँ पे ऐसे पास में है फिर ऐसे होता है ना, तो मतलब ये प्रेशर है। ये तो 4-5 चीजें बताया प्रेशर मालूम है, एम्पलीट्यूड मालूम है, ओवरडेप मालूम है, फ्रीक्वेंसी मालूम है, और क्या मालूम? पिच मालूम है, टेंशन मालूम है, लंबाई मालूम है। कितना क्या कर रहे हैं? वो था तो वो कितना आगे जा रहा ठीक है, है। तो आपका कहना ये है कि हाँ हाँ संतुलन करेक्ट। ये हाँ टाइम के साथ में वो कितना आगे जा ये रहा है। टाइम के साथ कैसे आगे जा रहा है? ऐसा हाँ अगर ग्राफ में देखें तो हाँ, मतलब ये जो ग्राफ है हाँ क्या है? अगर आप जो कह रही है वो ऐसा वो अगर होता तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनता या ऐसा नहीं बनता? ऐसा बनता। अगर इसका ग्राफ में बनाओ तो इसका कुछ मतलब इसमें क्या हुआ? एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है? यहाँ पे तो टाइम है, वाई एक्सिस पे इस ग्राफ के इसके ग्राफ के लिए क्या होगा? जी डेल्टा साउंड की वैल्यू वेवलेंथ इस एक्सिस पे होगा। सर क्या ये कंपन को बता रहा है? 5 दिन से कंपन की बात है। क्योंकि जब ये वेवलेंथ ऊपर जाती है तो हमारी आवाज तेज होती है ना, ये जो पिच है पिच कंपन बोल रही हो, कुछ बोल रही हो। मुझे ये लाउडनेस लग रहा है। बहुत ध्यान से सोच के बोलो, ठीक है? जो मन में आए 8-10 संज्ञाएं हैं बेहतर हो। मुझे ये लाउडनेस लग रहा है बिकॉज जब हम धीरे गा रहे हैं तो ये चीज़ ये लाइन नीचे को आ रही है और जब हम अपनी वॉइस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो ये ऊपर जाती है। हाँ, मुझे लगता है ग्रुप में सोच के थोड़ा और गहराई में इसको जाना जरूरी है। सर ये क्या ईयरबड 1-2 मिनट थोड़ा सोच लीजिए। 1-2 मिनट आपस में थोड़ा चर्चा करके लगाने से पहले